कभी कभी एक मिस्ट्री इतनी बड़ी होती है कि उसका जवाब ढूंढते ढूंढते पूरी दुनिया थक जाती है, लेकिन मिस्ट्री वहीं की वहीं रहती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सोचो, रात के लगभग 2 बज रहे हैं। आप अपने 8 दोस्तों के साथ एक पहाड़ पर हो। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस। इतनी ठंड में अगर आप सिर्फ 10 मिनट बिना जैकेट के बाहर खड़े हो जाओ तो जिंदा बचना मुश्किल हो सकता है। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ कि 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स ने ना सिर्फ अपना टेंट छोड़ दिया, बल्कि टेंट का जिपर खोलने का वेट भी नहीं किया। उन्होंने टेंट को अंदर से ही काट दिया। ना शूज पहने, ना जैकेट उठाई, ना अपना खाना और ना ही सामान। बस अंधेरी रात में भागना शुरू कर दिया। और फिर उन 9 लोगों में से एक भी इंसान जिंदा वापस नहीं आया। सबसे अजीब बात, जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी चीज हुई थी, लेकिन उस चीज का कोई निशान ही नहीं था। ना किसी इंसान के अटैक का प्रूफ, ना किसी जानवर का, ना कोई आई विटनेस। बस बर्फ और खामोशी और 9 लाशें। आज कहानी थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए, आपको जो कुछ पता चलेगा वो आपने आज से पहले कभी किसी वीडियो में नहीं सुना होगा। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना होगा। अगर बीच में से स्किप किया तो आपको समझ नहीं आएगा कि उस रात वहाँ क्या हुआ था। तो शुरू करते हैं। रशिया में कुछ यंग स्टूडेंट थे जिनको एडवेंचर से प्यार था। उनके लिए माउंटेन सिर्फ पहाड़ नहीं थे, वो उनकी खुशी थी, उनका पैशन था। और उन्हीं में से एक था इगोर डैतलॉव। 23 साल का, शांत, इंटेलिजेंट और माउंटेन एक्सपीडिशंस का काफी एक्सपीरियंस रखता था। उसने अपने दोस्तों से एक प्लान शेयर किया। इस बार एक ऐसी विंटर एक्सपीडिशन करते हैं जो हम सबको हमेशा याद रहे। सब तुरंत मान गए, क्योंकि ये सिर्फ ट्रिप नहीं थी, ये एक चैलेंज था। अगर ये एक्सपीडिशन सक्सेसफुल होती है तो उन्हें उस वक्त का हाईएस्ट हाइकिंग सर्टिफिकेशन मिलता। सब ने अपना अपना बैग पैक किया। किसी ने कैमरा रखा, किसी ने डायरी, किसी ने एक्स्ट्रा फूड, और फिर सफर शुरू हुआ। लेकिन इस ट्रिप में टोटल 10 लोग निकले थे, और जब कहानी खत्म हुई तो सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचा। लेकिन वो कैसे बचा? ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था, अल्लाह की तरफ से एक ऐसी हिफाजत थी जिसे उस वक्त कोई समझ नहीं पाया था। लेकिन यहीं से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। वो एक फैसला जिसने एक जान भी बचाई। सफर शुरू हो चुका था। ट्रेन, बस और फिर लंबी पैदल ट्रैकिंग। हर दिन बर्फ और ठंड बढ़ रही थी, लेकिन ग्रुप का एक्साइटमेंट बिल्कुल कम नहीं हुआ। वो रास्ते भर फोटोज ले रहे थे, डायरी लिख रहे थे, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये लोग कुछ दिन बाद हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन सफर के बीच में एक ऐसी बात हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। ग्रुप के एक मेंबर यूरी उदीन अचानक बीमार पड़ गए। उनके जॉइंट्स में इतना दर्द था कि हर कदम चलना मुश्किल हो गया। अब उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या दर्द के साथ ग्रुप के साथ चलते रहें या यहीं से वापस लौट जाएं। सोचिए, आपने महीनों से जिस ट्रिप का इंतजार किया हो उसे आधे रास्ते में छोड़ना कितना मुश्किल होगा। लेकिन यूरी ने वापस जाने का फैसला कर लिया। जाते वक्त सब ने एक दूसरे को गुड बाय बोला। किसी ने हाथ मिलाया, कोई गले लगा, और किसी ने मजाक भी उड़ाया। वापस मिलते हैं उस वक्त उनमें से किसी को नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। यूरी नीचे की तरफ लौट गया और बाकी 9 लोग आगे बढ़ते रहे। यूरी तो घर लौट गए, लेकिन उनके 9 दोस्त अब उस जगह की तरफ बढ़ रहे थे जहां से कोई भी वापस नहीं आने वाला था। पहाड़ जिसका नाम ही डरावना था। जैसे जैसे ग्रुप आगे बढ़ रहा था, वेदर और खराब होता जा रहा था। तेज हवाएं, बर्फ और हर तरफ सिर्फ सफेदी। कई किलोमीटर तक ना कोई गांव, ना कोई रोड और ना ही कोई मदद करने वाला, बस खामोशी। और इसी खामोशी के बीच वो एक ऐसे पहाड़ पर पहुंच गए
जिसका नाम सुनकर ही लोग रुक जाते हैं, खौलात सयाखिल। ये नाम वहाँ की मानसी लोगों की लैंग्वेज का है और इसका मतलब बताया जाता है माउंटेन ऑफ द डेथ। अब यहाँ एक बात क्लियर करना जरूरी है। बहुत सी वीडियोस ये इम्प्रेशन देती हैं कि इस नाम की वजह से पहाड़ श्रापित था, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस हमें नहीं मिलता। नाम पुराना जरूर था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहाड़ में कोई सुपरनैचुरल चीज थी। और इसी पहाड़ पर 1 फरवरी 1959 की शाम उन्होंने अपना टेंट लगाया। उन्हें लगा ये एक और नॉर्मल रात होगी, सुबह उठेंगे और अपना सफर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात थी और कुछ ही घंटों बाद ऐसा होने वाला था जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। उस रात कुछ हुआ, क्या हुआ ये आज तक कोई नहीं जानता। ना कोई चीखने की रिकॉर्डिंग, ना कोई आई विटनेस और ना ही कोई सर्वाइवर। बस एक रात और उसके बाद खामोशी। जब सबको लगा कुछ गलत हो चुका है, प्लान के मुताबिक एक्सपीडिशन खत्म होते ही इगोर को घर टेलीग्राम भेजना था। ये एक सिग्नल होता कि ग्रुप सेफली वापस आ रहा है। फैमिली उस मैसेज का इंतजार कर रही थी। एक दिन गुजरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया। शुरू में किसी ने ज्यादा टेंशन नहीं ली। माउंटेन एक्सपीडिशन में डिले होता है, नॉर्मल बात है। कभी वेदर खराब हो जाता है तो कभी रूट चेंज करना पड़ता है, इसलिए सबने सोचा बस थोड़े दिन और। लेकिन जब कई दिन बीत गए और फिर भी कोई खबर नहीं मिली, तब सबके चेहरे बदलने लगे। अब ये सिर्फ डिले नहीं था, अब डर शुरू हो चुका था। यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ने सर्च शुरू किया, फिर एक्सपीरियंस रेस्क्यूअर्स आए और उसके बाद मिलिट्री भी ऑपरेशंस में शामिल हो गई। सबको लग रहा था शायद ग्रुप कहीं बर्फ में फंस गया होगा या रास्ता भटक गया होगा, लेकिन सच कुछ और था। जब सर्च टीम उस पहाड़ की स्लोप पर पहुंची तो उन्हें दूर से कुछ दिखाई दिया, बर्फ के बीच एक टेंट। उस पल सबके दिल में एक ही उम्मीद थी, बस ये लोग अंदर मिल जाएं। लेकिन जब वो टेंट के पास पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, उनके सामने जो था उसने इस केस को हमेशा के लिए मिस्ट्री बना दिया। क्योंकि टेंट खाली था और उस टेंट के कपड़े पर एक ऐसा निशान था जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने टेंट को ध्यान से देखा, वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। टेंट का एंट्रेंस बंद था, लेकिन टेंट के साइड से कपड़ा फटा हुआ था। पहले लगा शायद हवा की वजह से फट गया होगा, लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर्स ने टेंट को और ध्यान से देखा तो एक बात सामने आई, ये कट बाहर से नहीं अंदर से किया गया है। एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर आप टेंट के अंदर हो और बाहर निकलना हो तो आप क्या करोगे? जिपर खोलोगे, टेंट नहीं काटोगे। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी कि 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स के पास जिपर खोलने का भी वक्त नहीं था? और इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन असली हैरानी अभी बाकी थी। रेस्क्यू टीम टेंट के अंदर घुसी। अंदर सब कुछ था, स्लीपिंग बैग्स, कैमरास, खाना, मैप्स, एक्स्ट्रा कपड़े, शूज, सब कुछ। जैसे लोग बस कुछ मिनट के लिए बाहर निकले हों, लेकिन वो कभी वापस ही नहीं आए। सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेटर्स को एक चीज ने कंफ्यूज किया, शूज। इतनी ठंड में एक एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स अपने शूज के बिना एक कदम भी बाहर नहीं रखेगा, क्योंकि उसे पता होता है कि इस टेम्परेचर में पैर जमने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन यहाँ सिर्फ शूज ही नहीं, कुछ जैकेट्स भी टेंट के अंदर ही पड़ी थी। जैसे सब लोग इतनी जल्दी में निकले कि उन्हें अपने जान के अलावा कुछ और याद ही नहीं रहा। अब तक इन्वेस्टिगेटर्स को लग रहा था शायद ग्रुप कहीं आसपास होगा, इसलिए उन्होंने टेंट के बाहर रिसर्च शुरू कर दी। बर्फ पर उन्हें कुछ फुटप्रिंट्स दिखाई दिए। सब ने उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, मिस्ट्री और गहरी होती गई, क्योंकि ये फुटप्रिंट्स किसी भागते हुए इंसान के नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे लोग आराम से चलकर नीचे की तरफ गए हों। कुछ फुटप्रिंट्स बिना शूज के थे और कुछ सिर्फ मोजे पहनकर और कुछ सिर्फ एक शू के साथ। -30 डिग्री, लगभग मौत को बुलाने जैसा है। फिर भी उन्होंने ये किया, लेकिन क्यों? क्या उन्हें लग रहा था कि टेंट के अंदर रहना बाहर की ठंड से ज्यादा खतरनाक है? ये सवाल इन्वेस्टिगेटर्स के दिमाग को बार बार घुमा रहा था। फुटप्रिंट्स को फॉलो करते करते रिसर्च टीम धीरे धीरे जंगल की तरफ पहुंच गई और एक रेस्क्यूअर अचानक रुक गया। उसने बर्फ की तरफ इशारा किया। सब उस तरफ भागे। बर्फ के नीचे से एक इंसान का हाथ दिखाई दे रहा था और उस पल सबको समझ आ गया, ये रेस्क्यू मिशन अब रेस्क्यू मिशन नहीं रहा, ये बॉडीज ढूंढने का ऑपरेशन बन चुका है। पहली बॉडी
और एक नया सवाल। रेस्क्यू टीम ने धीरे धीरे बर्फ हटानी शुरू की और कुछ ही देर में पहली बॉडी उनके सामने थी। वो थी यूरी की। यूरी क्रिवोन्शिचेन्को, यही नाम था। उनका चेहरा बर्फ से ढका हुआ था और उनके कपड़े देखकर ही समझ आ रहा था कि वो इस ठंड के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। ना प्रॉपर जैकेट, ना बूट्स, बस कुछ हल्के कपड़े। इन्वेस्टिगेटर्स ने आसपास नजर दौड़ाई जब उन्हें एक और चीज दिखाई दी। एक बड़े से सेडर ट्री के नीचे जली हुई लकड़ियों का निशान, जैसे किसी ने ठंड से बचने के लिए छोटी सी आग जलाई। मतलब टेंट से निकलने के बाद कम से कम कुछ लोग जंगल तक पहुंच गए थे और उन्होंने सरवाइव करने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन वो बच नहीं पाए। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने ट्री को ध्यान से देखा तो एक और अजीब बात सामने आई। ट्री की कई ब्रांचेस टूटी हुई थी और सिर्फ नीचे वाली नहीं, कुछ ब्रांचेस काफी ऊपर से भी टूटी हुई थी, जैसे कोई इंसान जल्दी जल्दी ट्री पर चढ़ा हो। लेकिन क्या वो दूर तक देखना चाहता था? क्या वो टेंट को ढूंढ रहा था? क्या वो किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहा था? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। दूसरी बॉडी पहली बॉडी से कुछ ही दूर, ये थी यूरी डोरोशेंको। उसकी हालत भी लगभग वैसी ही थी। ठंड ने उनकी जान ले ली थी, लेकिन उनके हाथों पर कुछ निशान थे, जैसे उन्होंने आखिरी पल तक किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की या ट्री पर चढ़ने की। अब इन्वेस्टिगेटर्स के दिमाग में एक तस्वीर बनने लगी थी। शायद सब लोग एक साथ नहीं थे, शायद ग्रुप अलग अलग हो गया था और हर कोई अपनी तरफ से बचने की कोशिश कर रहा था। और टेंट की डायरेक्शन में एक और बॉडी मिली। ये थे इगोर डैतलोव, ग्रुप के लीडर। उनकी बॉडी की पोजीशन देखकर इन्वेस्टिगेटर्स को लगा जैसे वो वापस टेंट की तरफ जा रहे थे। थोड़ी दूर ज़नाइदा की बॉडी मिली और उसके बाद रुस्तम स्लोबिदिन। अब एक पैटर्न सामने आ रहा था। दो लोग सिडेर ट्री के पास थे और ये तीन टेंट की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे थे। शायद उन्होंने सोचा था कि जैकेट और शूज टेंट में है, अगर किसी तरह वापस पहुंच गए तो बच सकते हैं, लेकिन वो टेंट तक नहीं पहुंच पाए। ठंड उनसे पहले पहुंच गई। उस वक्त तक इन्वेस्टिगेटर्स को लग रहा था शायद ये सब हाइपोथर्मिया की वजह से घबरा रहे थे। टेंट छोड़ दिया और फ्रीजिंग टेम्परेचर में उनकी जान चली गई। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, अभी भी 4 लोग मिसिंग थे और जब लगभग 2 महीने बाद बर्फ पिघलने लगी तो उन 4 लोगों की हालत मिली। उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख बदल दिया, क्योंकि अब बात सिर्फ ठंड की नहीं रही। अब कहानी में कुछ और भी था। वो 4 बॉडीज जिन्होंने पूरा केस बदल दिया। उस वक्त तक इन्वेस्टिगेटर्स को लग रहा था कि शायद ये एक ट्रेजिक एक्सीडेंट था, लेकिन इस बार जो इन्वेस्टिगेटर्स ने देखा वो ये सिर्फ ठंड से मौत नहीं लग रही थी। सबसे पहले डॉक्टर्स ने बॉडीज का एग्जामिनेशन किया और रिपोर्ट्स देखकर वो भी हैरान रह गया। एक हाइकर्स की रिब्स कई जगह से टूट चुकी थी, दूसरे की स्कल में सीरियस फ्रैक्चर था और सबसे बड़ी बात, बॉडी के बाहर इतने बड़े घाव ही नहीं थे। सोचिए, अंदर की हड्डियां बुरी तरह टूट चुकी हैं, लेकिन बाहर ज्यादा निशान ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? उस वक्त फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा ये इंजरीज बहुत पावरफुल फोर्स की वजह से हुई होगी। लेकिन वो फोर्स आया कहां से? ये किसी इंसान का अटैक लगता ही नहीं था, ना ही किसी जानवर का, और ना ही वहां कोई ऐसी चीज मिली जो इसका सीधा जवाब दे सके। मिस्ट्री और गहरी होती जा रही थी। सबसे ज्यादा चर्चा किस बात पे की गई? ल्यूडमिला डुब्नीना, उनकी बॉडी के बारे में एक बात आज भी इंटरनेट पर सबसे ज्यादा डिस्कस की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी टंग मिसिंग थी। ये सुनते ही लोगों ने अजीब अजीब कहानियां बनानी शुरू कर दी। किसी ने कहा ये किसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है और कुछ लोग तो इसे पैरानॉर्मल तक जोड़ने लगे। लेकिन यहाँ हमें एक बात याद रखनी चाहिए, जब कोई बॉडी बहुत दिन तक बर्फ, पानी और खुले एनवायरनमेंट में रहती है तो सॉफ्ट टिश्यूज नेचुरली खत्म हो सकते हैं। तो चलिए अब मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब तक हमारे पास क्या था? एक टेंट जो अंदर से कटा हुआ था, 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स जो बिना शूज और जैकेट के बाहर निकल गए, 5 बॉडीज जो अलग अलग जगह मिली और 4 बॉडीज जिनकी इंजरीज देखकर इन्वेस्टिगेटर्स भी हैरान रह गए। अब सवाल ये था, आखिर उस रात हुआ क्या था? सालों तक दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने इस केस पर रिसर्च की और धीरे धीरे कुछ थ्योरी सामने आई। लेकिन चलिए इन्हें एक डिटेक्टिव की तरह देखते हैं। जो थ्योरी एविडेंस से मैच करेगी उसे मानेंगे, जो नहीं करेगी उसे वहीं छोड़ देंगे। थ्योरी नंबर 1, क्या एवलांच हुई थी? सबसे पहले वो थ्योरी जिसे आज सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है, एवलांच या फिर स्नो स्लैब एवलांच। इस थ्योरी के हिसाब से रात के वक्त टेंट के ऊपर जमा हुआ बर्फ का एक बड़ा हिस्सा धीरे से खिसक गया
हाइकर्स को लगा अगर हम यहाँ रुक गए तो पूरा टेंट बर्फ के नीचे दब सकता है, और उसी घबराहट में उन्होंने टेंट को अंदर से काटा और तुरंत बाहर निकल गए। अब तक ये थ्योरी काफी लॉजिकल लगती है। टेंट को अंदर से काटा गया, ये बात भी एक्सप्लेन हो गई, लोग जल्दी में निकले, ये भी समझ आ गया। लेकिन अब एक सवाल, अगर एवलांच हुई थी तो टेंट पूरी तरह तबाह क्यों नहीं हुआ और आसपास वैसे बड़े निशान क्यों नहीं मिले जैसे नॉर्मली एवलांच के बाद मिलते हैं? इसी सवाल की वजह से कई लोग इस थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हैं। थ्योरी नंबर 2, क्या मिलिट्री का हाथ था? अब आती है इंटरनेट की सबसे फेमस थ्योरी। कुछ लोग कहते हैं उस एरिया में सोवियत मिलिट्री सीक्रेट टेस्ट कर रही थी और हाइकर्स गलती से उसके बीच में आ गए। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए 2 बातें सबसे ज्यादा बोली जाती हैं। पहली, उस वक्त कुछ लोगों ने आसमान में अजीब ऑरेंज लाइट्स देखने का क्लेम किया है, और दूसरी, कुछ कपड़ों पर रेडिएशन के ट्रेस मिले थे। लेकिन अगर हम सिर्फ एविडेंस देखें तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आज तक कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कोई रिलायबल विटनेस या कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला जो ये दिखाए कि मिलिट्री ने 9 हाइकर्स के साथ कुछ किया था। यानी ये थ्योरी पॉपुलर जरूर है लेकिन एविडेंस के हिसाब से काफी वीक है, और इसीलिए ज्यादातर रिसर्चर्स आज इसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर सच क्या है? अगर हम सिर्फ एविडेंस देखें तो एक बात समझ आती है, हर थ्योरी कहानी का एक हिस्सा एक्सप्लेन करती है, लेकिन कोई भी थ्योरी पूरा जवाब नहीं देती। और शायद इसी वजह से डेथ लॉ ऑफ पास आज भी दुनिया की सबसे फेमस अनसॉल्व मिस्ट्रीज में से एक में शामिल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि 2020 में रशियन अथॉरिटीज ने इस केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट किया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वेदर डाटा और कंप्यूटर सिमुलेशंस के साथ, और भी उस इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने एक ऑफिशियल कंक्लूजन दिया। क्या उस कंक्लूजन ने सच में मिस्ट्री सॉल्व कर दी या सिर्फ एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दी? ये डिसाइड करना अब आप पर छोड़ता हूँ। 2020 की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से सबसे लाइकली वजह थी स्नो स्लैब एवलांच। इन्वेस्टिगेटर्स को मानना था रात को टेंट के ऊपर जमा हुआ बर्फ का एक हिस्सा धीरे से खिसका। हाइकर्स को लगा कि अगर वो टेंट में रुक गए तो और बर्फ उनके ऊपर आ सकती है, इसलिए उन्होंने बिना वक्त गवाए टेंट काट दिया। वो नीचे जंगल की तरफ गए, वहां आग जलाने की कोशिश की। फिर कुछ लोग टेंट की तरफ वापस लौटने लगे, लेकिन एक्सट्रीम ठंड, अंधेरा और कंफ्यूजन की वजह से वो वापस नहीं पहुंच पाए। ये एक्सप्लेनेशन काफी हद तक एविडेंस से मैच करती है, लेकिन हर रिसर्चर्स इससे एग्री नहीं होता। कुछ लोग आज भी कहते हैं कि अब भी कुछ सवाल बिना जवाब के हैं, और शायद वो सवाल हमेशा बिना जवाब के ही रहेंगे। कभी कभी सबसे डरावनी चीज कोई मॉन्स्टर नहीं होता, कोई भूत भी नहीं होता, बल्कि नेचर खुद होता है। एक गलत डिसीजन, एक अचानक बदलता मौसम और सिर्फ कुछ मिनट कभी कभी इतने ही काफी होते हैं हिस्ट्री के सबसे बड़ी मिस्ट्री बनने के लिए। डेथ लॉ ऑफ पास हमें सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं, एक सबक भी देता है कि इंसान कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो जाए, अल्लाह की मर्जी के सामने हर इंसान बेबस है। और शायद इसीलिए 1959 की वो रात आज भी बर्फ के नीचे अपना राज छुपाए बैठी है। अगर आपको लगता है कि उस रात कुछ और हुआ था तो कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर लिखिए, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। और अगर आपको ऐसी ही रियल मिस्ट्रीज पसंद है तो मिस्ट्री हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम सच के जितना करीब पहुंच सकते हैं उतना पहुंचने की कोशिश करते हैं। पता है ये वीडियो लॉन्ग हो गई, और अगर अभी तक आपने ये वीडियो देखी है तो आप मेरे पक्के सब्सक्राइबर हैं। तो सब्सक्राइब अगर कर रखा है तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।